भारत के संविधान में आप लोगों को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वो है बजट। अब देखो, संविधान में हम आसानी से एक एक चीज़ों को समझते जा रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने धन विधेयक, वित्त विधेयक समझा दिया। अब बात करें अनुच्छेद 112 की। अब अनुच्छेद 112 के साथ साथ बहुत सारे टर्म्स और जुड़ जाते हैं आपके, ठीक है। सिर्फ अनुच्छेद 12 तक बात सीमित नहीं रहती है, कुछ नए टर्म्स भी इसके साथ जुड़ते हैं। नए टर्म्स कौन कौन से हैं? जब आप आर्टिकल 112 पढ़ेंगे उसके बाद कुछ ये शब्द आते हैं, लेखानुदान। लेखानुदान। दूसरा क्या है? अपवाद, अतिरिक्त अनुदान। पहले इसमें और दो, अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। और प्रत्यानुदान। और क्या है आपका? लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बजट से जुड़े हुए ये कुछ अनुदान हैं, ठीक है। इनको भी हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इजीली जो है हम दोनों को आसानी से समझेंगे। लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इजीली आप इनको भी समझ पाएंगे। पहले एक बार समझते हैं आर्टिकल 112 को। पहले 112 को समझते हैं, फिर आगे उसी 112 के बाद जो है, तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है कि राष्ट्रपति का काम है कि वो संसद के दोनों सदनों में क्या करे? आय और व्यय का विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा, इसे ही हम बजट बोलते हैं। बजट इसको क्या करे? प्रस्तुत करवाए प्रतिवर्ष, ठीक है। जो वित्तीय वर्ष है हमारे यहाँ पे, जो वित्तीय वर्ष बनाया गया है वो बनाया गया 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। क्यों बनाया गया है? हमारे यहाँ पे जो मानसून है, मानसून में जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर, जैसे कि अभी क्या होगा, रबी की फसल की कटाई होगी, बेच होगी, तो हमने अब अगला फिर आपकी चालू होती खरीफ की, तो उसी हिसाब से हमने बना रखा है इसको। मानसून आने से पहले ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। एक फसल की कटाई और बेच होने के बाद फिर हमारा एक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। तो पूरा एक हमने ये मानसून के हिसाब से ले रखा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपका बजट है, हर साल प्रस्तुत होता है और ये आपको पता है कि जो पिछली अर्थव्यवस्था है उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे आता है। जैसे पिछले साल का क्या ग्रोथ रेट रही, किस तरीके से अर्थव्यवस्था चली, अर्थव्यवस्था में क्या क्या, किस सेक्टर के सामने चुनौतियां रहीं, क्या क्या आने वाले समय में संभावनाएं हैं, ये सब विवरण देता है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ये कौन प्रस्तुत करता है? आर्थिक सलाहकार। जो आर्थिक सलाहकार होंगे भारत के प्रधानमंत्री के, उनके द्वारा ये सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। और बजट जो होता है ये वित्त मंत्रालय का काम होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है कि वो ये बजट को प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति द्वारा ये कार्य करवाया जाता है। तो पहले एक बार आर्टिकल 112 को समझने का प्रयास करते हैं। यह है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में क्या क्या सम्मिलित
है। इस संविधान में भारत की संचित नीति पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां हैं। भारत की संचित नीति में किए जाने वाले प्रायस्थापित व्यय की पूर्ति और अपेक्षित राशियां हैं, पृथक पृथक दिखाई जाएंगी। राजस्व लेखे और व्यय का अन्य व्यय में भेद होगा, यानी कि राजस्व व्यय अलग हैं और पहले होता था, पहले योजनागत और गैर योजनागत व्यय होते थे, लेकिन जब से आपकी योजना योग खत्म हो गई है तब से अब योजनागत और गैर योजना, पंचवर्षीय योजनाएं अब कहाँ रही। तो पहले क्या होता था, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर बजट होता था और उसमें योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय बनाया जाता था। अब क्या है आपका, अब इस तरीके से बजट नहीं है आपका, बजट को योजनागत और व्यय, अब क्या होता है पूंजीगत व्यय, जो पूंजीगत व्यय हैं जिनसे पूंजी का निर्माण होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना है ना। और राजस्व व्यय, राजस्व व्यय मतलब जो जितने भी आपके जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सबकी सैलरी है, सबके वेतन है, सबके भत्ते हैं, उनसे पूंजी नहीं क्रिएट होगी ना। पूंजी क्रिएट होगी क्या, उससे कैपिटल जनरेट होगी क्या, वो तो खर्च है भारत सरकार का। और एक होता है पूंजीगत, जिससे पूंजी बने, तो जो विकासात्मक कार्य होते हैं। तो अब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दो भागों में बांट दिया गया है बजट को। पहले ये भी होता था और दूसरा योजनागत गैर योजनागत, इस तरीके से भी देखते थे हम। ठीक है, तो बजट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बजट से जुड़े हुए भी करंट अफेयर्स में पूरी कंप्लीट क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता दूंगा सारा कुछ। अगला, निम्नलिखित व्यय भारत की संचित नीति पर भारित होगा, अर्थात राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य जितने भी व्यय है वो भारत की संचित नीति पर भारित होंगे। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निरपेक्ष निधि, भारत का मोचन भार, उधार लेने, ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों या उनके संदेह में वेतन भत्ते, पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश, अब फेडरल न्यायालय रहा नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है जो भारत के डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रारंभ से किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता है। सीएजी के संबंध में वेतन भत्ते, किसी न्यायालय के मध्यस्थम अधिकरण, निर्णय, डिक्री, पंचायत तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, कोई अन्य व्यय जो भारत के संविधान द्वारा संसद के विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो संचित नीति पे भारित जितने भी व्यय हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई हैं। इसके बाद अब देखिए अगला है कि अब ये सब पूरा आगे प्रक्रिया दी गई है, पूरा बजट से जुड़ी हुई और इससे जुड़ी हुई प्रक्रिया। आर्टिकल 113 में कहता है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित नीति पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। तो संचित नीति को प्रोटेक्ट किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, जो संचित नीति पे भारित राशियां हैं। आर्टिकल 113 यही कहता है कि प्राक्कलों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित नीति पे भारित किए गए हैं वो मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। यानी कि हर साल जब बजट में जितने भी भारत की संचित नीति पे भारित राशियां उनके लिए सदन में कोई चर्चा नहीं होती, मतदान नहीं होती है। किंतु इस खंड में किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि संसद सदन में उन प्राक्कलनों में किसी प्रकार चर्चा कर सकती है, चर्चा कर सकती है लेकिन उस पर मतदान नहीं कर सकती। ठीक है, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकती। उक्त प्राक्कलनों में से जितने भी प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे। देखो जैसे बजट आता है, अभी आप देख रहे होंगे कि बजट सत्र चल रहा है ना। पहले बजट प्रस्तुत हुआ पहले चरण में और इसके बाद फिर बजट सत्र चालू हो गया, बीच में कुछ गैप मिला था, अवकाश मिला था, तो बजट सत्र काफी लंबा चलता है, यहां तक कि मई तक जाता है। पहले क्या था, बजट आपका 1 मार्च को प्रस्तुत हुआ करता था, है ना। अब उस तिथि को बढ़ा दिया गया ताकि इसलिए कि एक ही वित्तीय वर्ष के अंदर अंदर बजट पास करा लिया जाए। तो अब 1 फरवरी कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इस अवधि को और बढ़ा देना चाहिए, 1 जनवरी कर देना चाहिए ताकि बजट यदि समय से पारित हो जाए। लेकिन अब फिर वही है कि उधर शीतकालीन सत्र समाप्त होगा, फिर तुरंत बजट सत्र में इन्हें बैठना पड़ेगा, तो एक गैप इन्होंने इसीलिए बना रखा है। फिर शीतकालीन सत्र, जनवरी में भी शीतकालीन सत्र कई बार खिंच जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बजट सत्र और उसमें तो इसलिए 1 फरवरी का समय रखा गया है। और बीच में सदन बाधित बहुत होता है, जैसे अब जैसे किसान मूवमेंट है तो किसान मूवमेंट को लेकर के अभी सदन बाधित चल रहा है, तो सदन में चर्चा नहीं हो रही। कई बार सभापति और लोकसभा स्पीकर द्वारा इसको लेकर के अपनी जो है एक होता है कि अपनी आपत्ति भी दर्ज की जाती है कि सदन को चलने तो दो, क्योंकि सदन में इतने सारे कार्य हैं। तो कहीं ना कहीं पे सदन में क्या होता है कि जब बजट प्रस्तुत हो जाता है तो बजट पे विस्तृत चर्चा पर चर्चा होती है, और चर्चा पर चर्चा के बाद जितनी भी मांगे होती हैं सरकार के द्वारा, जो भी बजट में मांग होती है उनको पारित करवाना होता है संसद में। तो अभी बजट पारित हो रहा है, पारित होते होते बहुत लंबा समय लग जाता है। कई बार ये होता है कि
ये वाला साल ही खत्म हो गया, जैसे 31 मार्च खत्म हो गया और बजट पारित नहीं हो पाया, तो देश को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि किसी की सैलरी रोक दें या कुछ कर दें। मान लो बजट पारित नहीं हो पाया तो फिर देश कैसे चलेगा, और पारित हो भी नहीं पाता है तो फिर देश कैसे चलता है। उसके लिए एक व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? ये व्यवस्था की गई है लेखानुदान की। यदि बजट पारित नहीं हो पाता है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, संसद संचित से टोटल बजट का 1/3 हिस्सा सरकार को दे सकती है। ठीक है, बाद में फिर बजट में उस राशि को जोड़ लिया जाएगा। लेकिन लेखानुदान का मतलब यह है कि यदि बजट पारित नहीं हो पाता किसी भी कारण से, तो देश का प्रशासन शासन अच्छे से चलता रहे, देश में किसी तरीके की वित्तीय संकट की समस्या ना आए, क्योंकि बिना बजट के पारित, क्योंकि बजट में ही तो सारे खर्च हैं, यदि वही पारित नहीं हो पाया, उसी को लेकर के अभी तक बिना संसद के पारित किए बजट का कोई महत्व तो नहीं है। जब तक संसद पारित नहीं कर देगी तब तक कोई प्रावधान, तो ऐसे में लेखानुदान की व्यवस्था इसीलिए की गई है। ठीक है, समझ रहे हो? लेखानुदान क्या है आसान भाषा में? जब बजट पारित ना हो पाए निर्धारित वित्तीय वर्ष में और नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाए जिसके लिए वो बजट लाया गया है, तो ऐसे में वित्तीय संकट से बचने के लिए संसद को देश का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? लेखानुदान की व्यवस्था की गई है। स्पष्ट है? क्लियर है? चलो, समझदार तो बहुत हो आप लोग। अगला नेक्स्ट, उक्त प्राक्कलनों में जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वो लोकसभा के समस्त अनुदानों के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, रखे जाएंगे। लोकसभा की शक्ति होगी कि वो मांग की अनुमति दे दे, अनुमति देने से इनकार कर दे, अथवा किसी मांग में निर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे दे। ठीक है, अगला है तीसरा क्लॉज है कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो बस यहाँ पे भी यदि कोई भी अनुदान की जाएगी तो पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 13 जिसमें स्पष्ट किया गया बजट की मांगों को लेकर के। ठीक है, 14 आर्टिकल 114 कहता है विनियोग विधेयक लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र शीघ्र भारत की संचित निधि से। तो जो विनियोग विधेयक है इसकी बात आर्टिकल 114 में की गई है। लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की भारत की संचित हित पर किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम में से किसी भी दशा में अनिहित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग को बंद करने के लिए विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार किए गए किसी भी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने या भारत की संचित पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई भी संशोधन ऐसे किसी भी विधेयक में संसद के किसी भी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो भी पैसा निकालना है विनियोग विधेयक लाया जाएगा, विनियोग विधेयक के माध्यम से भारत की संचित निधि पर अनुदानों के। लेकिन अब जब ये मान लीजिए कोई विधेयक लाया गया किसी पैसे को लेकर के, ये पैसा चाहिए, चाहे वो धन विधेयक हो चाहे फिर ठीक है वित्त विधेयक हो, लेकिन लोकसभा के सामने धन विधेयक आएगा तो लोकसभा चाहे तो उस पैसे पे कटौती कर सकती है, सांकेतिक कटौती कर सकती है। सांकेतिक कटौती में क्या होता है, 1 रुपए की राशि कट कर दी जाती है। ये संकेत है कि कटौती में धनराशि ज़्यादा है, तो एक होता है ना सांकेतिक। कई बार जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सांकेतिक सैलरी लेते हैं, 1 रुपये सैलरी लेते हैं, इसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, तो सांकेतिक यानी अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 रुपये की राशि कट कर दी गई, इसे बोलते हैं सांकेतिक कटौती। लोकसभा ने क्या किया, 1 रुपये कट कर दिया पूरी टोटल उसमें। दूसरा होता है ताकि एक आपत्ति पता चले सरकार को। दूसरा होता है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती में एक पर्टिकुलर राशि कम कर दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो संसद ने बोला कि भाई 4000 करोड़ रुपए इसमें चाहिए तो उसे कम करके 2000 करोड़ कर दिया। प्राक्कलन वगैरह सारा कुछ वो कमेटियों का काम होता है, वो सारा एस्टिमेट देती हैं। यदि रकम ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा रकम बोली गई, तो वो सब चीज़ें प्राक्कलित एस्टिमेट करके चीज़ों को ठीक है कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी कैसी कटौती, नीतिगत कटौती। पहला है सांकेतिक कटौती, दूसरी है नीतिगत कटौती। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अधिक व्यय यदि अनधिक व्यय किया जाता है तो पूर्ति की अपेक्षा के लिए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब मैं बाकी के टर्म्स आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखो ये आपका पहला लेखानुदान क्लियर हो गया, बोट आउट अकाउंट बोलते हैं इसे। दूसरा है अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, इसको बोलते हैं बोट ऑन क्रेडिट। अब ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। होता क्या है आमतौर पर
कई बार कोई मान लीजिए कोई पॉलिसी आई, उस पॉलिसी के लिए जो रकम निर्धारित की गई उस योजना के लिए, और ऐसा हो गया कि जब रकम खर्च करना हमने शुरू किया तो हमने पाया कि वो रकम कम है। मान लीजिए कोई योजना सरकार की आई, उसके लिए जो रकम निर्धारित की गई है, जब आपने खर्च करना चालू किया तो आपने पाया कि रकम कम है। तो ऐसे में दो व्यवस्थाएं की गई हैं, अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान की। भारत की संचित निधि से अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है, लेकिन अब इसको देंगे कैसे, दोनों में अंतर क्या, अनुपूरक अनुदान में है दोनों एक ही चीज़, कोई भी नई, और या फिर कई बार क्या होता है कि बजट में कोई सेवा का उपबंध नहीं है, किसी स्कीम का उपबंध नहीं है, या किसी स्कीम के लिए पैसे का उपबंध नहीं है, और कोई नई सेवा आ गई उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान ही प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए अभी वित्तीय वर्ष चलेगा कौन सा, 2021-22 अब शुरू होगा। जो बजट आया है 21-22 का आया है, 2020-21 अभी आपका चल रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 21-22 आपका चलेगा, जो बजट है 21-22 का है, और जो आपका अभी सत्र चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, 10 से 15 दिन बचे हैं आपके, वो चल रहे हैं 20-21। तो मान लीजिए कोई स्कीम यहाँ पे आई थी, और यहाँ पे आने के बाद जो है जब उसे खर्च किया गया, उसको खर्च करने के बाद मान लो 10,000 करोड़ रुपए किसी भी कार्य के लिए दिए गए, और जब हमने उसे खर्च करना चालू किया, तो खर्च करने में हमने पाया कि पैसा जो है 5,000 करोड़ रुपए और लग रहा है, 15,000 करोड़ रुपए लग रहा है। तो यदि इसी बजट सत्र के अंदर ये जो वित्तीय वर्ष है, इसी वित्तीय वर्ष के अंदर धन की मांग की जाती है तो उसे अनुपूरक अनुदान कहते हैं। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, और यदि इसी स्कीम के लिए इस बजट सत्र में मांगा जाएगा, मतलब ये वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, अगले वित्तीय वर्ष में यानी खर्च कर दिया गया या वित्तीय वर्ष बदल गया तो अतिरिक्त अनुदान कहा जाएगा। इस साल में कैसा खत्म ना, मान लीजिए ये वित्तीय वर्ष है, इसका बजट जो है अभी चल रहा है, अगला वित्तीय वर्ष का बजट अलग है। तो मान लीजिए इस वित्तीय वर्ष में कोई योजना लाई गई थी, उस योजना के लिए सरकार ने खर्च करने चालू किए। जब सरकार ने खर्च करना चालू किया तो खर्च करते समय सरकार को लगा कि जो निर्धारित राशि है वो कम पड़ रही है, तो यदि उस पैसे को इसी वर्ष मांगेंगे तो अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान के तहत मांगेंगे। और इसको मान लो अब ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा, राशि खर्च कर दी गई। अभी देखो अनुपूरक अनुदान में राशि खत्म नहीं हुई पूरी, सरकार को अनुमान लग रहा है कि राशि खत्म कम पड़ रही जाएगी, तो अनुपूरक अनुदान मांग लिया जाएगा और इसी वित्त वर्ष में मांगना पड़ेगा उन्हें। यदि वित्त वर्ष समाप्त हो गया और राशि खर्च हो गई, फिर पैसा चाहिए तो अतिरिक्त अनुदान। स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? अतिरिक्त अनुदान क्या है, अनुपूरक अनुदान क्या है? अनुपूरक अनुदान का मतलब है संबंधित वित्त वर्ष में ही किसी भी राशि के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ जाए यदि सरकार को, तो अनुपूरक अनुदान के तहत लेगी किसी भी योजना के लिए। और यदि वित्त वर्ष समाप्त हो जाए उसके आगे, क्योंकि एक योजना एक वित्त वर्ष में तो पूरी नहीं हो जाती है, 10-10, 5-5 वित्त वर्ष लग जाते हैं, तो अतिरिक्त अनुदान जो नया बजट आएगा उसमें अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था कराएंगे उसी राशि को लेकर के। क्लियर? समझ में आ गया? अतिरिक्त अनुदान क्या है? अनुपूरक अनुदान संबंधित उसी वित्त वर्ष में और अतिरिक्त अनुदान अगले वित्त वर्ष में, यदि वित्त वर्ष बीत जाए तो। क्लियर है? अब दो शब्द हैं, एक है प्रत्यानुदान, दूसरा है अपवादानुदान। ये दोनों क्या है? प्रत्यानुदान क्या है, अपवादानुदान क्या है? देखो प्रत्यानुदान क्या है कि कई बार क्या होता है, देश में बहुत बड़ा संकट आ जाता है, आपदा आ जाती है। मान लीजिए अभी धौली गंगा वाला जो ग्लेशियर फटा, या फिर उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, ऐसा कोई भी संकट आ जाता है। तो जब कभी राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ जाए, कहीं पे चक्रवात आ जाए, कुछ भी आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है, कोई भी बड़ा राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, देश में युद्ध हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो जब कभी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है और उस समय सरकार को धन की अप्रत्याशित जरूरत होती है, अप्रत्याशित मांग को पूरा करना, वहां पे पता नहीं चलता कितना पैसा लग जाएगा। ठीक है, त्रासदियों में कहाँ पता चलता है कि कितना पैसा लगेगा, कितना नुकसान हुआ। तो जब कभी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो और धन जो है धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो, पैसे की आवश्यकता हो और इनका विस्तृत अनुमान देना संभव ना हो, मतलब अब सरकार क्या बताएगी कि कितना पैसा चाहिए वहां के लिए,
तो सरकार क्या करती है, प्रत्यानुदान का प्रयोग करती है। प्रत्यानुदान के माध्यम से एक साथ पहले पैसा ले लिया, बोला बाद में बताएंगे, अभी बता पाना मुश्किल है, अभी हमें 1000 करोड़ दे दो, 2000 करोड़ रुपए दे दो, ठीक है, और हम खर्च करेंगे इसके बाद। तो संसद प्रत्यानुदान का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में पैसा देती है। क्लियर? अब मान लो देश में युद्ध चल रहा है, कितना लंबा युद्ध जाएगा क्या पता सरकार को, कितना पैसा खर्च हो जाएगा सरकार को क्या पता। तो ऐसे में क्या होगा, प्रत्यानुदान का प्रयोग किया जाएगा। आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए और बीमार पड़ने के बाद अस्पताल ले जाइए, तो आपको पता है कितना पैसा लगेगा वहां पे, तो वहां पे फिर प्रत्यानुदान कि भैया बस भेजते रहो जितना भेज सको। जमीन बिचवा देते हैं, कोर्ट कचहरी आपके घर में हो जाए, पता चलता है कितना पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यानुदान ये रहा। क्लियर हुआ प्रत्यानुदान? जिसका कोई ये नहीं है सर, सीमा शुल्क नहीं, पता सरकार बता ना पाए उसका विवरण, सीमा शुल्क क्या है, मतलब कोई सीमा ना हो, सरकार उसका विस्तृत विवरण दे नहीं पाए, है ना, समझ नहीं पाए। सीमा ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में अकूट संपत्ति लगेगी, ऐसा तो है नहीं, सरकार के पास भी इतना नहीं है कि सब बहाए चली जाएगी। ठीक है, जिसका विवरण देना अभी संभव ना हो और धन की नितांत आवश्यकता हो, तो उसके लिए प्रत्यानुदान। क्लियर? सांकेतिक कटौती बोलते हैं। सांकेतिक कटौती का मतलब है सरकार की किसी नीति से आप खुश नहीं है, संसद खुश नहीं है, तो संसद क्या कर सकती है, 1 रुपये कट कर सकती है। इसको बोलते हैं कट मोशन, सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती में एक पर्टिकुलर फंड को कम कर दिया जाता है। ठीक है, कन्फर्म हो गया? ठीक। और कई बार पॉलिसी कट भी होता है, पूरी पॉलिसी को, पूरे पैसे को कम करके 100 रुपये कर दिया जाता है, पूरी पॉलिसी ही खत्म। नीति कटौती, नीतिगत कटौती, नीति ही खत्म। ठीक है, 3 तरीके की कटौती होती हैं। पहली होती है सांकेतिक कटौती, दूसरी होती है नीतिगत कटौती, और दूसरा होता है एक पर्टिकुलर राशि को कम करना। तो यदि नीति कम करना है तो पूरी राशि को कम करके 100 रुपये कर दीजिए, और सांकेतिक कटौती में 1 रुपये कट करना होता है। और यदि कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, कट का मतलब कुछ पैसा कट करना पर्टिकुलर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कई बार होता है नीतिगत कटौती में पूरी नीति ही खत्म कर जाती है कि ये पॉलिसी खत्म करिए। ये सब होता है जब अनुदानें चल रही होती हैं, अनुदान की मांगे चल रही होती है, तो नीतिगत कर, नीति ही खत्म करके 100 रुपये कर दिया उसकी राशि। ठीक है, कि तीनों क्लियर हैं? पहला है आपका नीतिगत कटौती, नीति को खत्म करके 100 रुपये राशि। दूसरा है सांकेतिक कटौती, 1 रुपये कट करना, विरोध जताना उससे जुड़ा हुआ। और एक होता है कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, उसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर राशि को कम करना। क्लियर है? अगला है अपवादानुदान। अपवादानुदान क्या है कि ये एक विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है और साधारण खर्च का भाग नहीं होता है ये। ठीक है, मैं कहूँ तो होता क्या है कि संविधान, वो बजट में बहुत सारी चीज़ें बताई भी नहीं जा सकती। जैसे गुप्तचर व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पे जो खुफिया एजेंसी है, उसके लिए हम कितना पैसा लगा रहे हैं किसी को क्या पता। तो कई बार क्या होता है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए इसे दिया जाता है, साधारण खर्च का ये भाग नहीं होता है, और स्थिति में नाम ही लिखा अपवादानुदान। ठीक है, यहाँ पे अपवादानुदान का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जब राष्ट्र किसी विशेष प्रयोजन के लिए राशि दी जा रही हो, ठीक है, और वो विशेष प्रयोजन स्पष्ट नहीं किया जाएगा, अपवादानुदान, वो पैसा अपवादानुदान के द्वारा दिया जाता है। आमतौर पे जो ये आपका जो गुप्तचर विभाग है, इन सब के लिए जो पैसा दिया जाता है, इसको चर्चा भी नहीं की जाती कि किस किस चीज़ के लिए हमें दिया, एक मुश्त दे दिया जाता है, खत्म बात। ठीक है, व्यापक चर्चा पर चर्चा उस तरह नहीं की जाती, क्योंकि ये कुछ गोपनीय चीज़ें होती हैं। तो सभी प्रकार के अनुदान समझ में आ गए आप लोगों को? क्लियर हो गया? ठीक है, सभी प्रकार के अनुदान स्पष्ट हैं? हाँ, चलिए, तो हमारे अब आपके अनुदान वाला ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।